गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने oogenesis मीन्स अंडाणु जनन की मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिया था, जिसमें अपन ने ये जाना था कि ये प्रोसेस भी फीमेल जो प्राणी होते हैं उनमें जर्म सेल यानी प्रीमोडियल जर्म सेल्स जिन्हें अपन जनन कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, उनसे युग्मक निर्माण की क्रिया को किसमें, फीमेल में, मादा में युग्मक निर्माण की क्रिया को ही क्या बोल रहे थे, oogenesis या अंडाणु जनन। जिसमें अपन ने ये जाना था कि ये जो अंडाणु जनन या ये जो oogenesis की जो मैकेनिज्म है या जो क्रिया है, यह इसमें क्या होता है कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स पहले माइटोसिस डिवीजन द्वारा विभाजित होगी और oogonia सेल का निर्माण करेगी, जिसे ऊ मदर सेल भी अपन बोल रहे थे। इस ऊ मदर सेल या oogonia सेल में फिर से माइटोसिस डिवीजन हो रहा था कई बार, जिसके कारण प्राइमरी oocyte सेल का निर्माण हो रहा था। इस प्राइमरी oocyte सेल में फिर ग्रोथ होती है, आवश्यक जो भी प्रोटीन चाहिए डिवीजन के लिए वो सारे के सारे इसमें मिलकर इसकी आकार को वृद्धि करते हैं, जिसे अपन ग्रोथ फेज बोल रहे थे। ग्रोथ फेज के तुरंत बाद मैच्योरिंग फेज आती है। सबसे पहले कौन सी अवस्था है इसमें, मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ग्रोथ फेज, फिर मैच्योरेशन फेज। तो परिपक्वन अवस्था में दो प्रकार के विभाजन होते हैं, अपन को पता है कि फर्स्ट विभाजन या फर्स्ट मैच्योरिंग डिवीजन या फर्स्ट परिपक्वन विभाजन मियोसिस फर्स्ट टाइप का होता है, जिसके कारण प्राइमरी oocyte सेल सेकेंडरी oocyte सेल में बदल जाती है और यहां पे इसके साथ एक पोलर बॉडी भी बनती है। इस सेकेंडरी oocyte सेल में जब मियोसिस सेकेंड यानी कि सेकेंड मैच्योरिंग डिवीजन होता है, द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है जो मियोसिस सेकेंड टाइप का होता है, उसके कारण एक तो बड़ी सेल मिलती है ओवम और दूसरी सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। थ्योरी तो अपन ने समझ ली थी, एक चार्ट भी बना लिया था। उससे आगे अपन इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, तो ये अपने जो टॉपिक था oogenesis का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बनाते हैं अपन डायग्राम। टॉपिक था अपना अंडाणु जनन, जिसे अपन बोल रहे थे oogenesis, ये बोल रहे थे oogenesis। तो इसमें जैसे मैं मान लो यहां पे डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूं oogonia सेल से, ये 2n टाइप की है oogonia। डायरेक्ट मैंने oogonia सेल ली है, ठीक है। इससे थोड़ा सा पहले जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होगा फिर oogonia बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट oogonia ले लिया है। इसमें फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा ये माइटोसिस डिवीजन हुआ, फिर से ये भी 2n, ये भी 2n, फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा। कई बार डिवीजन बता रहे हैं अपन, ये फिर से माइटोसिस डिवीजन हुआ, ये भी कैसी थी, 2n, माइटोसिस। oogonial सेल में फिर से कई बार माइटोसिस डिवीजन होता है तो प्राइमरी oocyte सेल बनती है। ये कौन सी सेल्स है, प्राइमरी oocyte सेल्स, ठीक है। ये तो थी कौन सी अवस्था, मल्टीप्लिकेशन
फेज। फिर अपन को पता है कि इसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। जैसे मान लो कि इस सेल में अपन ने मान लिया कि इसमें ग्रोथ हुई, ये आकार में बड़ी हो गई, न्यूक्लियस भी इसका बड़ा हो गया, तो इस अवस्था को अपन क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज। क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज। इसके बाद इस पता है कि इस ग्रोथ फेज जैसे ही कंप्लीट होती है तो मैच्यूरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, फर्स्ट मैच्यूरिंग डिवीजन, फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन होगा, जो होगा मियोसिस फर्स्ट टाइप का। कैसा होगा, मियोसिस फर्स्ट टाइप का होगा। तो इनसे कौन सी सेल्स बनेगी, एक तो सेकेंडरी oocyte सेल, ये बनी एक तो, और ये एक, ये थोड़ी बड़ी हो गई, छोटी सी बनती है। ये बन गई सेकेंडरी oocyte सेल। ये तो हो गई फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये सेकेंडरी oocyte सेल। यानी कि जैसे ही ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte सेल विभाजन के लिए या मैच्यूरेशन डिवीजन के लिए खुद में आकार में ग्रोथ करती है, यानी साइटोप्लाज्म में वृद्धि होगी और न्यूक्लियस में वृद्धि होगी, उसके बाद अपन जानते हैं कि मैच्यूरेशन फेज आती है, परिपक्वन अवस्था। जैसे ही इसमें परिपक्वन अवस्था में फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन या फर्स्ट परिपक्वन विभाजन या मियोसिस फर्स्ट होगा, तो एक तो बनेगी सेकेंडरी oocyte सेल और एक छोटी सी कोशिका बनेगी जिसे बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसमें फिर से जब डिवीजन होगा, ये कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड, जिसके कारण एक तो बनेगी ओवम, एक तो क्या बनेगा, अंडाणु ओवम, और एक बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। ये हो गई सेकेंड पोलर बॉडी। ये कौन सा डिवीजन था, सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन। तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि जैसे ही मियोसिस सेकेंड यानी सेकेंड परिपक्व विभाजन होता है, तो एक सेकेंडरी oocyte सेल से एक तो बनता है ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी। इसके साथ ही साथ ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, इसमें भी द्वितीय परिपक्व विभाजन या सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन होता है, जिसके कारण दो पोलर बॉडी और बन जाती है। तो यहां पे ये नाम हटा के मैं इसको साइड में कर रहा हूं, यहां पे ये, इससे ये दो पोलर बॉडीज और बन जाती है ऐसे। तो टोटल कितनी सेल्स बनी, मैंने 4 बताई थी, तो 2, एक 3 और एक ये 4 प्रकार की सेल्स बनती है, जिनमें से 3 तो होती है पोलर बॉडीज, जो साइटोप्लाज्म के अभाव में धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और ये ओवम जो होता है, यह कि आगे एक फीमेल के युग्मक के रूप में काम
में लिया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, तो इस तरह से अपन oogenesis की जो मैकेनिज्म थी उसको डायग्राम के थ्रू आसानी से समझा सकते हैं, जिसके माध्यम से अपने अच्छे नंबर कवर हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, सबसे पहले जैसे ही प्रीमोडियल जर्म सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होगा तो oogonia सेल बनेगी। oogonia सेल्स में फिर से कई बार माइटोसिस डिवीजन होता है तो प्राइमरी oocyte सेल बनेगी। प्राइमरी oocyte सेल में अपन जानते हैं ये तो कौन सी मल्टीप्लिकेशन फेज में चल रहा था। जैसे ही ग्रोथ फेज आएगी यानी कि इसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में वृद्धि होगी, किसके? प्राइमरी oocyte सेल्स के। उसके बाद क्या होगा कि अब कौन सी अवस्था आएगी? मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्वन अवस्था, जिसमें ये जो प्राइमरी oocyte सेल बनी है इसमें फर्स्ट परिपक्व विभाजन होगा जो होगा मियोसिस फर्स्ट टाइप का, जिसके कारण ये जो 2n सेल्स थी जो डिप्लॉइड थी ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये कैसी सेल है? ओनली n। तो लास्ट में जो ओवम भी बनेगा वो n हैप्लॉइड ही होगा, और जो स्पर्म बन रहा था, जो शुक्राणु बन रहा था वो भी n हैप्लॉइड ही था, डिप्लॉइड नहीं था। तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि मैच्योरेशन फेज में 2 टाइप के डिवीजन हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट तो है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड है मियोसिस सेकंड। फर्स्ट जो डिवीजन होगा जिसके कारण एक तो सेकेंडरी oocyte सेल बनेगी और एक पोलर बॉडी बनेगी। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी oocyte सेल में सेकंड मैच्योरिंग डिवीजन या मियोसिस सेकंड होगा तो बनेगा एक तो ओवम, बड़ी कोशिका जो बनेगी वो तो कहलाएगी ओवम, और छोटी सी कोशिका जो बनेगी वो सेकेंडरी पोलर बॉडी। फर्स्ट तो यहाँ पे बन गई थी, ठीक है, ये बनती है। लेकिन इसके साथ ही ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी इसमें भी द्वितीय परिपक्व विभाजन होता है, 2 पोलर बॉडी और बन जाती है। तो टोटल कितनी कोशिकाएं बनी सेकंड मैच्योरिंग डिवीजन में? 2 तो ये वाली पोलर बॉडीज 2, और एक ये सेकंड पोलर बॉडी 3, और एक ये ओम 4। ठीक है, तो ये जो पोलर बॉडीज है अपन जानते हैं कि इनमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है, या एक ओवम के पोषण में काम में ली जाती है, और यही ओवम फीमेल गेमिट या युग्मक के नाम से आगे काम में लिया जाता है। तो इस तरह से oogenesis की क्रिया का अपन आसानी से समझा सकते हैं। ये इसके साथ ही अपना टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, वाइटेलोजेनेसिस, जिसे बोलते हैं पीतक निर्माण। अगर आपको याद हो तो इसी oogenesis की थ्योरी में अपन ने वाइटेलोजेनेसिस जो ग्रोथ फेज में अपन ने पढ़ा था, एक तो प्री वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज और एक वाइटेलोजेनेसिस जिसमें पीतक निर्माण हो रहा था। तो उस वाइटेलोजेनेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं? कई बार आपने सुना होगा योग, जिसे बोलते हैं पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार, या पित्तक के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार। तो यहां से अपने जो क्वेश्चन बनते हैं वो कंपटीशन के एग्जाम में भी बनते हैं, और यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं अपने उनमें भी बनते हैं। तो अगला अपना टॉपिक रहेगा पीतक निर्माण, जिसे बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। अब इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है पीतक निर्माण, यानी पीतक जिसे अपन बोलते हैं योक। पीतक को क्या बोलते हैं? योक, योग नहीं, योक। तो इसके निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाएगी? वाइटेलोजेनेसिस या पीतक निर्माण। तो कहते किसे हैं? कौन कौन से प्रकार के जीवों में या इस जाति के जीवों में या उनके अंडों में ये किस प्रकार का पाया जाता है, कितनी मात्रा में, या इसका वितरण कैसे कैसे होता है, और एक भ्रूण में इसका निर्माण कैसे होता है, या एक अंडाणु कोशिका में इसका निर्माण कैसे होता है, उसको अपन ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, जो इस पृथ्वी पर जो भी एनिमल्स हैं, उनमें योग का या पीतक का निर्माण कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स के माध्यम से होता है।
कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है जिनके माध्यम से जीवों के अंडों में या एग्स में पीतक या यौग का निर्माण होता है। ये स्पेशल जो संरचनाएं होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको पीतक केंद्रक, जिसे अपन बोल सकते हैं यॉक न्यूक्लियस, यॉक न्यूक्लियस। तो मैंने ये कहा कि कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स द्वारा एनिमल्स के जो एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, उनमें यौग का निर्माण किया जाता है। उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को या संरचनाओं को पीतक केंद्रक या यौग न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले अपन, एम्फीबिया एवं एवीज क्लास के जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, क्लास के एग्स, इनमें जो यौग न्यूक्लियस होता है इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के बादलों द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स के माध्यम से होता है। क्लाउड्स का मतलब बादल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को अपन ने ध्यानपूर्वक समझा है, तो उसके जैसे ही बादल की संरचना होती है, क्लाउड की संरचना होती है, तो वैसी ही संरचनाएं माइटोकॉन्ड्रिया के समान बादलों जैसी बनी हुई संरचनाएं आपस में मिलके इस यौग न्यूक्लियस या पीतक केंद्रक का निर्माण करती है। क्लियर है यहां तक? जो सोल्यूबल यौग को ये माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स क्या करते हैं, ये कैसे बने माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स जिन्होंने आपस में मिलकर पीतक केंद्र का निर्माण किया? इन्होंने क्या किया, जो घुलनशील पीतक था, घुलनशील पीतक जिसे अपन बोलते हैं सोल्यूबल यॉक, इसको अघुलनशील पीतक जिसे अपन बोलते हैं अनसोल्यूबल यॉक में परिवर्तित करके या चेंज करके पीतक बिंबाणुओं के रूप में जमा कर लिया जाता है। किसके रूप में? चेंज करके किसमें बदल लिया? यौग बिंबाणुओं, यौग बिंबाणुओं के रूप में, यानी छोटे छोटे, जैसे ये कोई अंडा है किसी एनिमल का, इसमें ऐसे बिंदुओं के रूप में, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स के रूप में, बिंबाणुओं के रूप में इस पीतक को संग्रहित कर लिया जाता है। तो ये मैंने एक आउटलाइन बताई है आपको कि जो पीतक का निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के जंतु के अंडों में, उनमें मुख्य संरचना जो होती है इसको बनाने वाली वो कहलाती है पीतक केंद्रक या यौग न्यूक्लियस। जो यौग न्यूक्लियस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स से मिलकर बना होता है, जो घुलनशील, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स क्या करते हैं, घुलनशील पीतक को अघुलनशील पीतक में परिवर्तित करके जो पीतक होता है उसको बिंबाणुओं के रूप में ऐसे जमा कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा कई बार ये भी देखने को आया है, ये देखने को मिला है
कि अपन ने अभी तक तो ये पढ़ा है कि पित्तक का निर्माण पित्तक केंद्रक से होता है, लेकिन कई बार ये देखने को मिला है कि पित्तक का निर्माण या योग का निर्माण या योग का फॉर्मेशन योग न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से भी होता है। तो किसके माध्यम से हुआ? एक तो ER जिसे अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है गोल्जी बॉडीज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जरूरी नहीं है कि पित्तक का निर्माण योग न्यूक्लियस के माध्यम से ही हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी होता है, गोल्जी बॉडीज से भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा भी होता है या हो सकता है। ये साइंटिस्ट ने स्टडी की, उन्हें पता चला है। ठीक है, एक चीज अगर आपको पहले की याद हो तो जब अपन आई थिंक ये पढ़ रहे थे ऊजेनेसिस, तो ऊजेनेसिस में अपन योग के बारे में चर्चा किए थे। जब ग्रोथ फेज चल रही थी, प्राइमरी oocyte सेल जो बनी थी उसमें जब ग्रोथ फेज आई थी तो उसमें योग का संग्रहण किया जा रहा था। वो कैसे हो रहा था कि जो योग बनता कहाँ है? मोस्टली लीवर में, यकृत में। वहां से वो बनकर ब्लड के माध्यम से स्थानांतरित होकर पोषक कोशिकाओं, जिन्हें अपन बोल रहे थे न्यूट्रिटिव सेल्स, में आ जाता है और वहां से इसको संबंधित अंडे में, एग में ले लिया जाता है कोशिका पाचन के द्वारा, जिसे बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आपको पहले का वो ग्रोथ फेज वाला याद हो ऊजेनेसिस में, तो उसमें जैसे अपन ने जिक्र किया था, तो उसी के आधार पर मैं कहना चाहूं कि अधिकतर जो कशेरुक प्राणी हैं, जिन्हें बोलते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स, उनमें पित्तक का निर्माण या योग का फॉर्मेशन लीवर में, जिसे बोलते हैं यकृत में होता है। वहां पे वो बनकर ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से स्थानांतरित होकर, रक्त में घुलनशील अवस्था में होकर पोषक कोशिकाओं और कुछ पुटकीय कोशिकाओं, जिन्हें फोलिकुलर सेल्स बोलते हैं, उनमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहां तक अपन ने पहले भी बात कर ली थी, फिर से रिपीट हो रहा है अपने। तो वर्टिब्रेट एनिमल्स में पित्तक मोस्टली लीवर में बनता है और वहां से वो ब्लड के माध्यम से घुलनशील अवस्था में स्थानांतरित होकर पोषक कोशिकाओं और पुटकीय कोशिकाओं, जिन्हें फोलिकुलर सेल्स बोलते हैं, उनमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर जो जाइगोट है, जिसमें एक अंडा विकसित हो रहा है, एग विकसित हो रहा है, वो इन सेल्स का पाचन करता है, जिसे बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस। इतना समझ में आ गया होगा आपको, जिसे क्या बोलते हैं? पिन्नोसाइटोसिस। आपने पढ़ा होगा फेगोसाइटोसिस, पिन्नोसाइटोसिस। तो लिक्विड मीडियम में अगर कोई फूड ग्रहण करता है तो पिन्नोसाइटोसिस, और हार्ड सॉलिड फेज में ग्रहण करता है तो फेगोसाइटोसिस। तो यहां पे ध्यान देना, मोस्टली वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में योग का फॉर्मेशन एनिमल्स के एग्स में, या एनिमल्स में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल्स में योग का फॉर्मेशन कहां होता है? यकृत में, जिसे बोलते हैं लीवर। तो ये चीज ध्यान रखना, यहां से ये ब्लड में घुलनशील अवस्था में पोषक कोशिकाओं, ब्लड द्वारा ट्रांसफर कहां गया? पोषक
कोशिकाओं, जिन्हें अपन बोल रहे थे न्यूट्रिटिव सेल्स। इसके अलावा कुछ ऊतकीय कोशिकाएं भी थी जिन्हें बोल रहे थे फॉलिक्यूलर सेल्स। इनमें आ जाता है। जब एक जायगोट में विकसित हो रहा एक, उसको क्या चाहिए, पोषण के लिए यौगिक चाहिए, पितक चाहिए, तो वो क्या करेगा, इन सेल्स का क्या करेगा, पाचन करेगा, जिसे अपन कहते हैं पिन्नोसाइटोसिस। पिन्नोसाइटोसिस कोशिका पाचन, कोशिका पाचन या पिन्नोसाइटोसिस। इसके माध्यम से, या जो ये फॉलिकुलर सेल्स या जो न्यूट्रिटिव सेल्स है जिनमें यौगिक भरा हुआ है, पितक भरा हुआ है, इनका पाचन उस विकसित हो रहे एग द्वारा, अंडे द्वारा किया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस। तो इनकी जो वेसिकल्स होती है, जिन्हें बोलते हैं आशय, वेसिकल्स, आशय, इन वेसिकल्स या आशय जिनके अंदर यौगिक भरा हुआ है, ये सेल्स को बोल रहे हैं अपन, तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है। जैसे ही फटेगी तो उनके अंदर का जो पितक होगा वो बाहर निकलेगा, तो उसको बिंबाणुओं के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार विकसित हो रहे एग में, अंडे में यौगिक का निर्माण या पितक का निर्माण किया जाता है। अपना टॉपिक भी यही था, पितक निर्माण या वाइटेलोजिनेसिस। क्लियर है? यानी कि विकसित हो रहे एग ने क्या किया, जो यौगिक से परिपूर्ण कोशिकाएं थी, जैसे न्यूट्रिटिव सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स, इनको कोशिका पाचन के माध्यम से या पिनोसाइटोसिस के माध्यम से उस एग ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया। जैसे ही अंदर ग्रहण करेगा तो ग्रहण किसके रूप में किया, वेसिकल्स या आशयों के रूप में। जैसे अंदर ग्रहण करेगा इनको, तो इनकी जो मेम्ब्रेन है वो फट जाएगी। जैसे ही मेम्ब्रेन फटेगी तो इनसे क्या रिलीज होगा, पितक। उस पितक को पितक बिंबाणुओं के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस तरह से एक एग के अंदर, एक अंडे के अंदर पितक का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं वाइटेलोजिनेसिस। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि पितक या यौगिक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार, पितक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार। वैसे थोड़ा टॉपिक आपको कई बार पूछा गया है ये, इसीलिए मैंने बताया है, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहे हैं अपन, इसी में पितक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार, जिसे अपन बोलेंगे, पितक को क्या बोलेंगे, यौगिक, अंडों को एग्स। यानी क्वांटिटी के आधार पर, यौगिक की क्वांटिटी के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट की मैं बात करूं, अल्पपीतकी या सूक्ष्मपीतकी। अल्पपीतकी या सूक्ष्मपीतकी, जिससे बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल। दूसरे हो गए
मध्य पीतकी जिन्हें बोलते हैं मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल। और लास्ट थर्ड है बहुपीतकी, बहुपीतकी जिन्हें बोलते हैं पॉलीलेसिथल, पॉलीलेसिथल। तो ये 3 टाइप के एग्स मिलते हैं यौग की मात्रा के आधार पर, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और पॉलीलेसिथल। माइक्रो मीन्स छोटा सा सूक्ष्म, यानी बहुत ही कम मात्रा में यौग पाया जाए। मीजो मीन्स मध्य, पॉली मीन्स बहु, बहु को अपन पॉली तो बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के एग्स होते हैं पितक की या योग की मात्रा के आधार पर, जिनकी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स की भी चर्चा करेंगे कि ये जो एग्स हैं इस टाइप के वो कौन कौन से एनिमल्स या उनकी क्लास में पाए जाते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।